हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी इम्पोर्टेंट एकदम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो जल्दी से आपसे बच्चे एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बच्चे यहाँ पे जुड़ सके काफी अच्छी तरीके से। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। लवली बहुत ही बढ़िया। चलिए, तन्मय कुमार बहुत ही बढ़िया। संत कुमार, चलिए मंटू कुमार, राहुल, चलिए हर्ष भाई बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे संजय भाई बहुत ही बढ़िया। शिवम, सोनू, बादशाह, चलिए ऋषि भाई बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे सभी प्यारे बच्चे आ चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। तो क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक को दबा के आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते। देखिए, एक एक क्वेश्चन बाबू इसमें का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। इसमें का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा है। अब आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर जो पाठ है ये क्या है। कहानी है कि कविता है कि निबंध है, ये सब आपको बताना है ये क्या है। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए यहाँ पे कि लौट कर आऊंगा फिर जो पाठ है ये क्या है। जल्दी से आपको बताना है। तो लौट कर आऊंगा फिर बाबू क्या है, तो आपको याद रखना है लौट कर आऊंगा फिर कविता है। और इसमें जो कवि हैं जीवानंद दास, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है, जीवानंद दास हैं। और कवि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहां लौटने की बात करता है। तो जो कवि हैं वो कहां पे लौटने की बात करते हैं, बंगाल में लौटने की बात करते हैं। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, 2 नंबर जो क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। अब इसमें से आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने कौन सा पाठ इसमें लिखा है। तो जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए कि जो कुंवर नारायण है वो इसमें से कौन सा पाठ लिखे हैं। एक एक क्वेश्चन बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो जल्दी से आप लोग यहां पे बताएंगे कि जो कुंवर नारायण है वो इसमें से कौन सा पाठ लिखे है। तो कुंवर नारायण बाबू कौन सा पाठ लिखे हैं, तो आपको याद रखना है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या पाठ कौन लिखे हैं, कुंवर नारायण है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो कुंवर नारायण है ये कैसे कवि है। तो कुंवर नारायण बाबू कैसे कवि हैं, तो आपको याद रखना है ये नगर संवेदना के कवि हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अक्षर ज्ञान कविता के अक्षर ज्ञान जो कविता है इसके लेखक कौन है, अनामिका जी हैं, आपको याद रखना है। मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, या लकुटी अरु यहाँ पे कमरिया पर राज तीहूपुर की ताजी डैरो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो तीहूपुर है ना, तीनों लोग है वो भी एक कमरिया पे और यहाँ पे लकुटी अरु यानी लाठी पे और कंबल पे मैं तीनों जो लोग है वो क्या करूंगा बाबू, न्यौछावर कर दूंगा। ये किस में ये किस कविता की पंक्ति है, तो आपको याद रखना है ये रसखान कविता की है। प्रेम महीने श्री राधिका में ये तीहूपुर यानी तीनों लोग का बात किया गया है, इसे आपको याद रखना है। और प्रेम महीने श्री राधिका के जो कविता है इसके लेखक कौन है, रसखान है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो रसखान है वो किनके भक्त हैं, तो रसखान बाबू किनके भक्त हैं, तो आपको याद रखना है ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। क्योंकि भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक और प्रेरक व्यक्ति कौन थे, कितने थे, तो भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक और प्रेरक व्यक्ति 3 थे। भगवान बुद्ध थे, ज्योतिबा फूले थे और आपको याद रखना है कबीर दास थे। तो एक इनमें से आपको याद रखना है भगवान बुद्ध थे। तो ये भगवान बुद्ध के बारे में भी किताब लिखते थे, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। और फिर क्वेश्चन एक और आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको याद रखना है
बुध एंड हिज धम्मा, ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आपको याद रखना है। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और आपको याद रखना है बुध एंड हिज धम्मा के भी लेखक कौन है? तो यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि ननकाना साहब का संबंध है। अब आपको बताना है किस में से किसका ननकाना साहब से संबंध है। ननकाना साहब क्या है बाबू? तो ननकाना साहब एक स्थान का नाम है, और उस मतलब वो कैसा स्थान है? तो आपको याद रखना है जो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक जी, वहां पे उनका जन्म हुआ है। तो गुरु नानक जी का जन्म जिस स्थान पे हुआ है उसे ननकाना साहब कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो ननकाना साहब का संबंध कहां पे है, कैसा, मतलब ननकाना साहब का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है गुरु नानक जी से। गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, ये आपको याद रखना है। गुरु नानक जी का जन्म जिस स्थान पे हुआ है तो उसे हम लोग ननकाना साहब बोलते हैं। जल्दी से सभी बच्चे एक बार क्या करेंगे, आप लोग सभी बच्चे वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए प्लीज। सभी बच्चे जो है ना, श्वेता प्रिया बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे एक बार आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। वीडियो को एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं, आपको बताना है। तो नाखून बाबू किसका अवशेष है, ये हमें बताना है जल्दी से। चलिए 1007 लाइक हो गया और बच्चे जुड़े हैं 1321, तो जल्दी से एक बार आप लोग और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाखून जो हमारी है ये किसके अवशेष है, आपको बताना है। तो नाखून बाबू किसका अवशेष है? तो आपको याद रखना ये पशुता का अवशेष है, इसे आपको याद रखना। अवशेष का मतलब होता है निशानी, ये पशुता का निशानी है, या क्वेश्चन आएगा पाश्विक वृत्ति का ये निशानी है नाखून, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। तो आरंभिक यानी शुरुआती हिंदी के साहित्य हमें कब से मिलने लगते हैं? तो आपको याद रखना है कि आरंभिक हिंदी के साहित्य हमें कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं 9वीं सदी से मिलने लगते हैं, इसे आपको याद रखना है। नागरी लिपि के लेख हमें कब से मिलते हैं? तो 8वीं 9वीं सदी से मिलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, आपको बताना है। अमरकांत बाबू कौन है? तो आपको याद रखना है जो बहादुर कहानी है ना, इसके लेखक हैं अमरकांत। और अमरकांत का जन्म कब हुआ ये आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। अमरकांत बहुत ही बढ़िया 1925 बाबू, बहुत ही बढ़िया, एकदम लाजवाब 1925 आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा कि जो अमरकांत है इनका जो जन्म हुआ था ये 1925 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था? तो किशोर से बाबू मार खाता था जब बहादुर, तो क्या करता था? तो बहादुर बेचारा चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था, ठीक है ना। तो ये चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था मार खाने के बाद, आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। किशोर कौन था? तो लेखक का लड़का था। बहादुर कौन था बाबू? तो ये नेपाल से भाग कर आया था और लेखक के घर में नौकर था, इसे आपको याद रखना है। तो लेखक का लड़का जब भी बहादुर को मारता था, बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि अपना साइकिल कौन साफ करवाता था? तो आपको याद रखना है किशोर, जो किशोर था ना अपना साइकिल भी साफ करवाता था। क्वेश्चन आएगा कि अपना देह मालिश कौन करवाता था? तो आपको याद रखना है किशोर। तो ये सब आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार कौन है? अब इसमें से आपको बताना है कि रूसी जाति के अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्य कौन सा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि रूसी जाति के अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार कौन सा है। तो इसमें रूसी जाति के लेखक कौन है, रूस के लेखक कौन है? तो आपको याद नहीं, इसमें से रूसी लेखक है लियो टोल्स्टॉय। जो लियो टोल्स्टॉय है ना, आपको याद नहीं, ये रूसी लेखक थे, रूस के लेखक थे, और ये लिखे हैं वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति पुस्तक ये लिखे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। अब आपको बताना है कि कथक नृत्य के पर्याय कौन है, यानी कौन व्यक्ति हैं जो कथक डांस करते थे, आपको
आपको बताना है। तो कथक डांस बाबू कौन करते थे, तो आपको याद रखना है कथक डांस करने वाले थे पंडित बिरजू महाराज, आपको याद रखना है। जो पंडित बिरजू महाराज है ना, ये कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, ये कथक बहुत ही ज्यादा करते थे, आपको याद रखना, और इसमें ये सिद्ध भी थे, ये आपको याद रखना है। और जो पंडित बिरजू महाराज थे ना, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, और ये लखनऊ घराने के आपको याद रखना है 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूं पाठ के केंद्र में। तो जीत जीत में निरखत हूं पाठ में कौन है, आपको बताना है। तो जीत जीत में निरखत हूं पाठ में है, आपको याद रखना है बिरजू महाराज। जो बिरजू महाराज है ना, ये जीत जीत में निरखत हूं पाठ के केंद्र में है, आपको याद रखना है। और जीत जीत में निरखत हूं क्या है, कविता है, कहानी है, क्या है, जल्दी से आपको यहां पे कमेंट करके बताना है। जल्दी से यहां पे सभी बच्चे आप लोग बता दीजिए। वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस तो आ रहा है जी, वॉइस आ रहा है, आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है, ठीक है ना, आवाज आ रहा है। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। आवाज आ रहा है ना जी, आ रहा है। चलिए, तो यहां पे हम आपसे क्या पूछे थे कि जो बिरजू महाराज थे, मतलब सॉरी, ये जीत जीत में निरखत पाठ जो है ये क्या है, तो ये आपको याद रखना है साक्षात्कार है। क्या है, साक्षात्कार है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय ने सूत्रपाद किया। अब ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अज्ञेय जो थे ये क्या थे बाबू, प्रयोगवादी कवि थे, ठीक है ना। अज्ञेयवाद क्या थे, प्रयोगवादी कवि थे, आपको याद रखना है। और अज्ञेय ने सूत्रपाद किया। अज्ञेय ने किसका सूत्रपाद किया, छायावाद का कि प्रगतिवाद का कि प्रधवाद का, तो ये यहां पे प्रयोगवाद का। तो अज्ञेय ने किसका सूत्रपात किया, तो आपको याद रखना है जो अज्ञेय थे ये एक प्रयोगवाद कवि थे, आपको याद रखना है। ये एक प्रयोग किए थे, 7 कवियों को बैठा के एक कविता लिखवाए थे, और जिसका नाम दिए थे तार सप्तक। तो ये आपको याद रखना है, जो अज्ञेय हैं ये एक प्रयोगवादी कवि हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, मदन है। अब आपको बताना है भाई मदन किसका लड़का है, यानी मदन क्या है, मदन यहां पे पूछ रहा है, तो मदन क्या है बाबू, तो आपको याद रखना है किरानी का बेटा। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, सोफर का बेटा नहीं, ड्राइवर का बेटा नहीं है, सेन साहब का बेटा ये भी नहीं है, सेन साहब के मित्र का बेटा ये भी नहीं है। ये मदन किसका लड़का है, तो जो मदन है ये किरानी का लड़का है, क्योंकि मदन के जो पिता थे गिरधर लाल, ये सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मदन किसका लड़का है, तो मदन गिरधर लाल का लड़का है, लेकिन यहाँ पे गिरधर लाल नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है किरानी का बेटा। तो जो गिरधर लाल थे ना, वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा सी। जो गिरधर लाल थे ये मतलब जो मदन थे, आपको याद रखना है वो किरानी का बेटा था, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा। ये भी बहुत ही ज्यादा, एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था। गांडा होता है यानी शिष्य बनाना, ठीक है ना, अपना शिष्य बना लेना। गांडा जिसको बांधा जाता है वो होता है बाबू शिष्य बन जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है पिताजी ने, ठीक है ना, क्योंकि अपने पिताजी को गुरु मानते थे। और गुरुवाइन किसको मानते थे, तो अपनी माताजी को गुरुवाइन मानते थे, और अपने पिताजी को गुरु मानते थे। और पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था, तो पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधे थे इनके पिताजी, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के केंद्र लेखक है। अब आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर जो पाठ है इसके लेखक कौन है। तो लौट कर आऊंगा फिर जो बाबू पाठ है इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है जीवानंद दास। जो जीवानंद दास है ना, ये लिखे हैं लौट कर आऊंगा फिर। और जो जीवानंद दास है ये किस भाषा के कवि के हैं, तो आपको याद नहीं, ये बांग्ला भाषा में कविता लिखते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जापान पर परमाणु बम गिराया। अब इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जो जापान के हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम गिराया।
तो जापान के हिरोशिमा शहर पे बाबू परमाणु बम किसने गिराया? तो आपको याद रखना है अमेरिका। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया? जापान पर परमाणु बम गिराया। इसे आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो उगते सूरज का जो देश है उसे जापान को कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रोन नदी डैश में है। अब आपको बताना है भाई रोन नदी कहां पे है। तो रोन नदी बाबू कहां पे है? तो रोन नदी आपको याद रखना है फ्रांस में। कहीं पे आपको फ्रांस देता है और कहीं पे दक्षिण फ्रांस भी लिख देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रांस चाहे दक्षिण फ्रांस, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो रोन नदी है ना वो आपको याद रखना है फ्रांस में। और अविन्यो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो भी रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? तो लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? खाने के लिए, कि खेलने के लिए, कि फेंकने के लिए, कि कुएं में पालने के लिए? तो लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगता है? तो आपको याद रखना है कुएं में पालने के लिए, ठीक है ना। कुएं में पालने के लिए जो लेखक है ना वो मछली मांगते हैं, इसे आपको याद रखना। बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी? 3। उसमें से कितना जिंदा थी? तो 2 जिंदा थी। कितना मर गई थी? तो 1 मर गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो लेखक अपने पिता से, एक तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। तो लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? मछली। और मछली क्यों मांगना चाहता है? तो कुएं में पालने के लिए, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कविता नहीं है। अब इसमें से आप लोग पहचानिए कि कौन कविता नहीं है। तो अक्षर ज्ञान कविता है और इसके लेखक कौन है? अनामिका है। हमारी नींद ये भी क्या है बाबू? कविता है, आपको याद रखना है। स्वदेशी जो है ये भी कविता है, आपको याद रखना है। लेकिन शिक्षा और संस्कृति क्या है बाबू? पाठ है। और शिक्षा और संस्कृति पाठ किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है, ये कविता नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अविन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो अविन्यो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अविन्यो बाबू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको याद रखना है रोन। जो अविन्यो है ना ये रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। अविन्यो क्या है? शहर है, और शहर के साथ साथ ये एक ईसाई मठ भी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गिरधर लाल हैं। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन है? तो आपको याद रखना है ये मदन के पिता हैं। क्या है बाबू? मदन के पिता हैं। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है आपको याद रखना है ये मदन के पिता हैं। और गिरधर लाल कौन सा काम करते थे? तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संतु डैश के मारे कांप रहा था। अब आपको बताना है, यानी जो संतु है वो डैश के मारे कांप रहा था, यानी किसके मारे कांप रहा था आपको बताना है। कैसे संतु कांप रहा था? तो आपको याद रखना, जब ये मछली खरीद के ला रहा था बाजार से संतु, तो बाबू वहां पे बारिश होने लगा और ये भीग गया। और भीगने के कारण ये कहां, ये भी क्वेश्चन आता है कि संतु बारिश से बचने के लिए कहां पे जाके छुप गया? तो आपको याद रखना है मकान के नीचे जाके छुप गया, आपको याद रखना है। लेकिन फिर भी भीग गया था और ये भीगने के कारण इसको ठंड लग गया था, ठंड के कारण ये कांप रहा था, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि संतु जो है वो डैश के मारे कांप रहा था, तो संतु किस कारण से कांप रहा था? तो ये ठंड के कारण से कांप रहा था, इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है अपना देश भारत। जो अपना देश भारत है ये सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, इसे आपको याद रखना है। और ये किसने कहा था? तो मैक्स मुलर ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कमरुद्दीन। कमरुद्दीन बाबू किनके बचपन का नाम है? तो आपको याद रखना है कमरुद्दीन, आपको याद रखना है ये नाम है बिस्मिल्लाह खां का, ठीक है ना। तो कमरुद्दीन आपको याद रखना है, का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो कमरुद्दीन का जन्म कहां पे हुआ था? तो ये आपको याद रखना है बिहार। बिहार के कहां पे? तो आपको याद रखना है बिहार में एक जगह है डुमराव, डुमराव में जन्म हुआ था इनका, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, बिहार के डुमराव में। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान कहां के निवासी थे?
अब आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के जो उस्ताद है, जो उनके दादा हैं, परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये भी आपको याद रखना, बिहार के ही निवासी थे। इनका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था, इसे आपको याद रखना, बिहार के डुमरांव में हुआ था, आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। और जो बिस्मिल्लाह खां है बाबू, ये क्या क्या बजाते हैं? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी बिहार के डुमरांव में हुआ था। बाद में ये कहां चले गए थे? तो अपने नानी के घर चले गए थे, इसे आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक कौन है बाबू? तो आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। जो विनोद कुमार शुक्ल हैं, ये मछली कहानी के लेखक हैं, आपको याद रखना है। और मछली कहानी कैसी कहानी है? तो निम्न मध्यम वर्गीय कहानी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जन्म से ही पागल थी। अब इसमें से आपको बताना है जन्म से ही पागल कौन है? तो जन्म से ही पागल आपको याद रखना है मंगू। जो मंगू है ना, ये जन्म से ही पागल है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें से निबंध है। अब इसमें से आपको बताना है निबंध क्या है? तो बहादुर क्या है? कहानी है, आपको याद रखना है। मछली भी क्या है? कहानी है। भारत माता क्या है? कविता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे परंपरा का जो मूल्यांकन है, आपको याद रखना है, परंपरा का मूल्यांकन ये क्या है बाबू? तो आपको याद रखना है, परंपरा का जो मूल्यांकन है ये निबंध है, आपको याद रखना है। तो इसमें पूछ रहा है निबंध कौन सा है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है ये निबंध है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संगीत शास्त्रता सुशीरवादों में है। अब आपको बताना है कि इसमें सुशीरवाद में कौन सा है? तो सुशीरवाद में कौन सा है इसमें? तो आपको याद रखना है शहनाई। जो शहनाई है ना, ये एक सुशीरवाद है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा इसमें सुशीरवाद कौन सा है, या सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो आपको याद रखना है शहनाई को। शहनाई बाबू कौन बजाते थे? अगर क्वेश्चन आ गया कि शहनाई कौन बजाते थे, तो जो शहनाई है ना बाबू, आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर डैश का विद्वान था, आपको बताना है। नहीं, जो मैक्स मूलर थे ये कहां के विद्वान थे, आपको बताना है। तो मैक्स मूलर यहां पे लिखा गया है डैश के विद्वान थे, तो ये कहां के विद्वान थे मैक्स मूलर? तो ये आपको याद रखना है, जो मैक्स मूलर थे ना, ये जर्मनी के विद्वान थे, आपको याद रखना। और मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक शहर से में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और मैक्स मूलर जब 18 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? जब 18 वर्ष के थे, आपको याद रखना है, तब इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई शुरू किया। और मैक्स मूलर, ये भी क्वेश्चन आता है, मैक्स मूलर किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई किए थे? तो आपको याद रखना है लिपजिंग विश्वविद्यालय से ये संस्कृत का पढ़ाई किए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकारक हैं। अब यहां पे आपको बताना है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकारक कौन है? कौन राजस्थानी भाषा में लिखते थे? तो आपको याद रखना है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो राजस्थानी। और धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है सावर दहिया। जो सावर दहिया है ना, आपको याद रखना है, ये राजस्थानी भाषा के लेखक है, इसे आपको याद रखना है, सावर दहिया, ये आपको याद रखना है। और जो ईश्वर पेटलीकर है ना, ये गुजराती भाषा के हैं, और ईश्वर पेटलीकर जो है वो मां कहानी लिखे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के बाबू कितने लड़के थे? तो आपको याद रखना है सीता के 3 लड़के थे, और तीनों लड़कों का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है सीता के जो तीनों लड़के थे उसका नाम था कैलाश नारायण बिज्जू, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, यानी जो ढहते विश्वास कहानी है ना, इसके केंद्र में क्या है? इसमें क्या दिखाया गया है ढहते विश्वास कहानी में? तो ढहते विश्वास कहानी में बाबू क्या दिखाया गया है? तो आपको याद रखना है बाढ़ की समस्या। ढहते विश्वास कहानी में क्या दिखाया गया है? बाढ़ की समस्या दिखाया गया है। और ढहते विश्वास कहानी बाबू, उसमें मुख्य पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र लक्ष्मी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो आपको याद रखना है जाति प्रथा। जो जाति प्रथा है ना, यही क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है?
तो सभ्य जो समाज है उसकी आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता जाति प्रथा है, इसे आपको याद रखना है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो जाति प्रथा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु आर शूद्राज किसकी रचना है? यानी शूद्र कौन है आपको बताना है, क्षुद्र जिसे बोला जाता है। शूद्र कौन है आपको बताना है। हु आर शूद्राज ये भी कौन लिखे हैं? तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर है ना, ये लिखे हैं। शूद्र कौन है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? जब झोपड़ी और महल के लड़ाई होता है, झोपड़ी यानी गरीब लोग, महल यानी अमीर लोग, तो अमीर और गरीब की जब लड़ाई होती है तो जीत हमेशा किसकी होती है? तो अमीर आदमी की होती है। तो झोपड़ी और महल की जब लड़ाई होती है तो कौन जीतते हैं? तो आपको याद रखना है महल वाले जीतते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रखना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सच्चा भारत कहां बसता है? ये भी एक एक क्वेश्चन बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सच्चा भारत कहां पे बसता है। अगर आपको सच्चा भारत देखना है तो आपको कहां जाना होगा? गांव में जाना होगा, इसे आपको याद रखना है। भारत के गांव में जाना होगा अगर आपको सच्चा भारत देखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। सच्चा भारत कहां पे बसता है? गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत माता कहां पे निवास करती हैं? तो भारत माता भी कहां पे निवास करती हैं? गांव में ही निवास करती हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो भारत से हम क्या सीखे? जो पाठ है बाबू, ये गद्य की कौन सी विद्या है? तो आपको याद रखना है भारत से हम क्या सीखे, क्या है? मैक्स मूलर का भाषण है, इसे आपको याद रखना है। भारत से हम क्या सीखे बाबू, क्या है? तो इसके लेखक है मैक्स मूलर, और ये मैक्स मूलर के भाषण है, इसे आपको याद रखना है। क्या है बाबू? भाषण है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो आपको याद रखना है भाषण है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, दूसरों के इशारों पे भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? जो दूसरों के इशारों पे इधर उधर भटकते हैं, दूसरों के इशारे पे बोलने के लिए वो लोग कहते हैं बोलिए तो आप बोलते हैं, वे लोग कहते हैं इधर जाइए तो इधर जाते। तो दूसरों के इशारे पे भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है? तो आपको याद रखना है मूढ़ लोग कहा गया है। मूढ़ यानी मूर्ख लोग कहा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरों के इशारों पे भटकने वाले लोगों को क्या कहा गया है? मूढ़ लोग कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या था, आपको बताना है। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या है? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम है, आपको याद रखना है, विल्हेम मूलर। क्या है बाबू? विल्हेम मूलर। विल्हेम मूलर, इसे आपको याद रखना है। मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या है? तो मैक्स मूलर के पिताजी का नाम है विल्हेम मूलर। विल्हेम मूलर, इसे आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि मैक्स मूलर कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। इसका जवाब आपको देना है। जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए कि मैक्स मूलर कितने साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए। जो भी बच्चे का आंसर आएगा 18। 18 नहीं भाई, समाज सुधारक लड़का 4। बहुत ही बढ़िया। देखिए सब गलती बच्चे बता रहे हैं 18। 18 भाई, 18 आप लोग रट लगा लिए है ना जी। कितना बार समझाने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा भाई। 18 साल के थे ना तो ये संस्कृत का पढ़ाई शुरू किया। आप लोग काहे ऐसे करते हैं जी? यहाँ पे ये 18 साल के थे तो इन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू किया था ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 18 साल के जब ये थे तो ये संस्कृत का पढ़ाई किए थे, ठीक है ना। संस्कृत का पढ़ाई लिपचिंग विश्वविद्यालय से शुरू किए थे। तो आप 18 साल जान गए, 18 साल पे टिक कर रहे हैं। ऐसे परीक्षा में गलती नहीं करिएगा, ठीक है। जब मैक्स मूलर, आपको याद रखना है, जब ये 4 साल के थे ना, 4 वर्ष के थे, तब इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कंट और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो कंट और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो जर्मनी के कौन थे बाबू? जर्मनी के मैक्स मूलर थे, तो यही किए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ लिखने वाले कौन है? तो परंपरा का मूल्यांकन बाबू किसने लिखा है? तो आपको याद है रामविलास शर्मा।
जो रामविलास शर्मा है ना, आपको याद रखना है, ये परंपरा का मूल्यांकन लिखे हैं पाठ, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है आपको बताना है। तो मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। जो विनोद कुमार शुक्ल है ना, ये मछली कहानी लिखे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक कौन थे, अब यहां पे आपको बताना है कि भाई जो गुरु नानक थे ये कौन थे। तो गुरु नानक कौन थे बाबू, तो ये सिखों के आपको याद रखना है प्रथम गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक भी थे, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा गुरु नानक कौन थे, तो ये सिखों के प्रथम गुरु थे और सिख धर्म का स्थापना इन्होंने किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जपूजी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। जपूजी हो गया, आशा दीवार हो गया, सोहिला हो गया, ये किसने लिखा है। तो जपूजी, आशा दीवार, सोहिला, ये किसने लिखा है बाबू, तो गुरु नानक जी लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला, यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन सी विधा है, ये आपको बताना है। तो जो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ है, ये क्या है आपको बताना है। ललित निबंध है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ है, ये पाठ की कैसी विधा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ कैसी विधा है, तो आपको याद रखना है ये ललित निबंध है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और लेखक से किसने पूछा था कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो छोटी लड़की ने पूछा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो पाशविक वृत्ति का प्रतीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विरह लीला किसकी रचना है, इसे आपको याद रखना है। विरह लीला, विरह लीला किसने लिखा है बाबू, तो आपको याद रखना है प्रेम घन, ठीक है ना। किसने लिखा है बाबू, सॉरी घानानंद ने लिखे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। घानानंद लिखे हैं विरह लीला, ठीक है ना। विरह, विरह लीला कौन लिखे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, इस पे आप लोग रसखांटिक मत लगाइएगा। विरह लीला किसने लिखा है, तो आपको याद नहीं, ये घानानंद लिखे हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है। तो स्वदेशी कविता जो है, इसके लेखक कौन है, आप लोग सबसे पहले ये समझिए। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, आपको याद रखना है प्रेमघन है, तो ये लिया गया है प्रेमघन सर्वस्व से, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है, प्रेमघन। तो ये लिया कहां से गया है, प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दही वाली मंगमा जो है वो किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो दही वाली मंगमा बाबू किस कहानी, किस भाषा में लिखा गया है, तो ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। दही वाली जो मंगमा कहानी है, ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया और कन्नड़ भाषा से ही हिंदी में रूपांतरण किया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, टॉलस्टॉय कौन थे, आपको यहां पे बताना है। तो टॉलस्टॉय कौन थे, तो टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे, इसे आपको याद रखना है, यानी रूस के लेखक थे। और इन्होंने कौन सा किताब लिखा है, तो वार एंड पीस। वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा है, तो वार एंड पीस पुस्तक लिखे हैं टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां, आपको याद रखना। और बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, सहनाई बजाते हैं। और यह भी क्वेश्चन आता है कि नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी विधा है। तो पाठ की ये कौन सी विधा है बाबू, तो ये व्यक्ति चित्र है। क्या है, व्यक्ति चित्र है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था, यानी जो बिस्मिल्लाह खां थे ना, इनका प्रिय यानी सबसे मतलब मन पसंदीदा वाद्य यंत्र कौन सा था, ये क्या बजाना चाहते थे, आपको याद रखना है। तो बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन था, तो आपको याद रखना है सहनाई, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां सहनाई खूब बजाते थे, आपको याद रखना है। और सहनाई बजाने के लिए इनको क्या मिला है, भारत रत्न भी पुरस्कार मिला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था, तो आपको याद रखना है सहनाई। ये सहनाई बहुत ही ज्यादा बजाते थे, इसे आपको याद रखना है। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अक्षरों की कहानी है। फिर आता है अक्षर ज्ञान कविता, तो वो कविता है, इसी में बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो अक्षरों की कहानी या अक्षर ज्ञान कविता, अक्षर ज्ञान किसने लिखा, अक्षर ज्ञान कविता तो वो अनामिका जी ने लिखा है, आपको याद रखना है। लेकिन ये क्या है बाबू, आपको याद रखना है अक्षरों की कहानी। अक्षरों की कहानी किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है ये लिखे हैं गुड़ाकर मूले। जो गुड़ाकर मूले है ना, ये अक्षरों की कहानी लिखे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा। अक्षरों की कहानी किसने लिखा है,
तो आपको याद रखना है गुणाकर मूल्य। ओनली स्टडी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, गुणाकर मूल्य। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना, यानी जो शिक्षा और संस्कृति पाठ है इसके लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी। जो गांधी जी है ना, ये आपको याद रखना है, ये शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। तो बहादुर को बाबू लेखक के घर कौन लेकर आए थे, तो आपको याद रखना है लेखक के साला। जो लेखक के साला थे ना, वही बहादुर को लेके आए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो लेखक का साला, यहां पे आपको याद रखना है बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, यानी सुजाता का पूरा नाम क्या है। तो सुजाता का पूरा नाम क्या है, एस रंगराजन। ठीक है ना, एस का मतलब होता है सुजाता और रंगराजन आपको याद नहीं। एस रंगराजन यानी सुजाता रंगराजन। सुजाता का पूरा नाम क्या है, सुजाता रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है, एस रंगराजन। ये आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सतकौड़ी होता कहां के प्रमुख कथाकार है, ये भी आपको बताना है। तो सतकौड़ी होता बाबू कहां के प्रमुख कथाकार हैं, तो सतकौड़ी होता आपको याद रखना है, ये उड़ीसा के हैं। कहां के हैं, उड़ीसा के हैं, और ये उड़िया भाषा में लिखते थे, आपको याद रखना है। तो सतकौड़ी होता कहां के प्रमुख कथाकार हैं, तो ये उड़ीसा के हैं, आपको याद रखना है। और ये उड़ीसा राज्य में परिवहन मंत्री भी रहे हैं, इसे आप लोग याद रखना है। और ये ढहते विश्वास जो कहानी है ना, यही लिखे हैं सतकौड़ी होता। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगमा किस शहर में दही बेचा करते थी। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, मंगमा क्या बेचती है, तो मंगमा दही बेचती है। और जो मंगमा है ये किस शहर में दही बेचती है, तो आपको याद रखना है ये बेंगलोर में दही बेचती है, इसे आपको याद रखना है। किस शहर में अपना दही बेचती है, तो ये अपना दही आपको याद रखना है बेंगलोर सही शहर में बेचती है, इसे आपको याद रखना है। और सभी बच्चे एक बार क्या करेंगे, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे हैं जल्दी से एक बार आप लोग क्या कर दीजिए बाबू, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, सभी बच्चे आप लोग देखते हैं कितने बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं। लाइक आप लोग कर दीजिए, 42 नंबर गलती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। चेकिंग चुकिंग चेकिंग चुकिंग 42 आजा भाई, 42 किधर गया। विलहेम मुलर, विलहेलम मुलर, ऐसा नाम दिया है जी, खाली ल का अंतर है। विलहेम मुलर, और यहां पे है विलहेलम मूलर, यही होगा, सी वाला ही होगा, विलहेलम मूलर। अच्छा ठीक है, यहां पे खाली ल का अंतर दिया, इतना भी नहीं देना चाहिए यार, ए को देना चाहिए यहाँ पे आप लोग। चलिए, ये सी वाला ऑप्शन है ना, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, विलहेलम मूलर। ठीक है ना, चलिए। अब 36 नंबर गलत है ना, 44 नंबर गलत है, सब गलती है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा। भाई इतना भी गलत पढ़ाने वाला इंसान थोड़ी है कि गलती हो जाएगा सब क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, ये आपको बताना है। तो जो पूर्वज हैं बाबू वो कितना खेत छोड़ गए थे, ये आपको बताना है। तो पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे लक्ष्मी के लिए, तो आपको याद रखना है 1 बीघा। 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे, इसे आपको याद रखना है लक्ष्मी के लिए। और जब भी क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन ये भी आता है, क्या आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन कर्ज लेकर बीघे भर खेत में खेती करवाई थी। तो कौन कर्ज लेके बाबू बीघा भर खेत में खेती करवाई थी, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी करवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल है, ये आपको बताना है। तो जो मंगू है ये जन्म से ही पागल है, इसे आपको याद रखना है। जो मंगू है ये क्या है बाबू, तो जो मंगू है ये जन्म से ही पागल है, इसे आपको याद रखना है। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई, ये आपको बताना है। तो जो गुरु नानक हैं इनकी भेंट किनसे हुई, तो आपको याद रखना है गुरु नानक की भेंट जो हुआ आपको याद रखना है ये मुगल बादशाह बाबर से हुआ, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुआ, तो ये आपको याद रखना है बाबर से हुआ।
और गुरु नानक क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए, तो आपको याद रखना है वाहे गुरु कहते हुए ये अपना जो प्राण है ना वो त्याग दिए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, ये आपको बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मछली कहानी है ना ये कौन सी मतलब किस विधा की एक मतलब इसकी विधा क्या है। तो मछली क्या है बाबू, ये कहानी है ना, ये आपको याद रखना। और किस वर्ग की कहानी है, तो निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, इसे आपको बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो आपको याद रखना है बर्बरता समापन हेतु। यानी हम नहीं चाहते हैं कि जंगली जीवन का कोई भी अवशेष हमारे साथ रहे, इसीलिए हम लोग बार बार नाखून काटते हैं, यानी बर्बरता समापन हेतु। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो बर्बरता समापन हेतु हम लोग बार बार नाखून काटते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है बाबू, गुणाकर मूले हैं, और ये निबंध है, इसे आपको याद रखना है। नागरी लिपि पाठ क्या है, निबंध है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पठित पाठ के आधार पे बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता था। तो पठित पाठ के आधार पे आपको बताना है कि अगर मोटर कार को खतरा था तो किससे खतरा था। तो मोटर कार को खतरा था तो किससे, खोखा से था, इसे आपको याद रखना है। क्योंकि खोखा क्या करता था, गाड़ी का हवा निकाल देता था, तोड़ देता था, फोड़ देता था, ठीक है ना, किसी भी चीज को खोल देता था गाड़ी में, इसे आपको याद रखना है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक आबादी कहां बसती है, आपको याद रखना है। भारत में सबसे अधिक लोग कहां पे रहते हैं, गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं। तो भारत में बाबू जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो कहां रहते हैं, तो आपको याद रखना है ये गांव में रहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा कि भारत की जो सर्वाधिक आबादी है वो कहां पे बसती है, गांव में बसती है, क्योंकि भारत जो है वो गांव का देश है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, वारेन हेस्टिंगस कहां का गवर्नर जनरल था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वारेन हेस्टिंगस था ना ये कहां का गवर्नर जनरल था, तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। और वारेन हेस्टिंगस को बनारस के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, इसे आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर की विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो भीमराव अंबेडकर का विख्यात जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का बाबू हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो आपको याद रखना है ललई सिंह यादव, नाम इनका याद रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जो विख्यात जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, ललई सिंह यादव। और आपको याद रखना है कि जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ना, इसी को हिंदी में बदल के श्रम विभाजन और जाति प्रथा बनाया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, आपको बताना है। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, इसे आपको याद रखना, उनका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मदन किसका बेटा है, ये आपको बताना है। तो भाई मदन किसका बेटा है, तो जो मदन है वो किसका बेटा है, तो मदन आपको याद रखना है गिरधर लाल का बेटा है। और खोखा किसका बेटा था, तो सेन साहब का बेटा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी। तो आपको याद रखना है महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को दिया गया था, इसे आपको याद रखना है। लेकिन मैक्स मूलर को यह उपाधि तुच्छ लगता है, एकदम छोटा लगता है, तो ये अपनाते नहीं है, उसी समय वापस दे देते हैं, नहीं लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट का उपाधि किसे दिया था, तो नाइट का उपाधि दिए थे मैक्स मूलर को, लेकिन मैक्स मूलर को यह उपाधि तुच्छ लगा और ये उपाधि लिए नहीं, ये आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, आपको बताना है। मराठी जो भाषा है इसको हम लोग किस लिपि में लिखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मराठी हो गया, हिंदी हो गया, नेपाली हो गया, नेवरी हो गया, ये किस भाषा में लिखा जाता है, तो ये सभी लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर
बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, आपको बताना है। तो बहादुर की मां बाबू गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। भैंस को मारने के कारण जो बहादुर की मां थी ना, वो एकदम गुस्से से पागल हो गई थी, इसे आपको याद रखना है। और बहादुर को ढूंढ रही थी मारने के लिए। तो बहादुर कहां पे छिपा था, तो जो बहादुर था ये रात भर जंगल में छिपा रहा, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा बहादुर की मां गुस्से से क्यों पागल हो गई थी, तो बहादुर ने भैंस को मारा था, ठीक है ना, इसीलिए गुस्से से पागल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, ये आपको बताना है। सोवियत संघ यानी रूस, रूस पे हमला किसने किया, ये आपको बताना है। तो सोवियत संघ पे आक्रमण किसने किया, तो ये आपको याद रखना है, हिटलर। जो हिटलर थे ना, ये सोवियत संघ पे आक्रमण किए, रूस पे हमला किए, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, रात वाला पीडीएफ दे दीजिए, बिल्कुल दे देते हैं, अब भी देंगे, ठीक है ना, भूल गए थे। सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया, हिटलर, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कवि घानानंद किस बादशाह के यहाँ पीर मुर्शिद का काम करते थे। तो कवि जो घानानंद थे, ये किस बादशाह के यहाँ पीर मुर्शिद का काम करते थे, तो आपको याद रखना है, ये मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ पीर मुर्शिद का काम करते थे घानानंद, आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और घानानंद का वध किसने किया, तो नादिर शाह के सैनिकों ने किया, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया, ये आपको बताना है कि जन्म के 6 घंटा के बाद किनकी माता का देहांत हो गया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत जिन्हें प्राकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, इनके जन्म के मात्र 6 घंटा बाद इनके माताजी का देहांत हो गया, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। किस कविता में लिखा गया है कि फावड़े और जो हल होंगे वो राजदंड बनेंगे, ये किस कविता में लिखा गया है, तो आपको याद रखना है, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म जो कविता है, इसमें लिखा गया है कि जो फावड़े और हल होंगे ये राजदंड बनने को है, इसे आपको याद रखना है। और जनतंत्र का जन्म में जो कविता है, इसमें देवता किसे कहा गया है, तो किसान मजदूर को देवता कहा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है, कुंवर नारायण। जो कुंवर नारायण है ना, ये एक वृक्ष की हत्या कविता के लेखक है, आपको याद रखना है। बीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो बीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है, इसी दुनिया में। क्या है बाबू, इसी दुनिया में, आपको याद रखना है, इसी दुनिया में। ये बीरेन डगवाल की क्या है बाबू, पहली कविता संग्रह है, इसे आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी दुनिया में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य के कविता कवि कौन है, या प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो प्राकृतिक सौंदर्य के कविता कौन है, या प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो आपको याद रखना है, सुमित्रानंद पंत। जो सुमित्रानंद पंत है ना, ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। अब यहां पे आपको बताना है कि वो कौन से कवि हैं जो वर्ण श्रम यानी वर्ण व्यवस्था को और कर्म कांड का विरोध किए थे। तो कौन है बाबू जो कर्म कांड और वर्ण व्यवस्था का विरोध किए थे, तो ये आपको याद रखना। और निर्गुण कवि कौन है, तो आपको याद रखना है, गुरु नानक जी। जो गुरु नानक जी थे, ये बाह्य आडंबर का विरोध किए थे, यानी बाहरी दिखावा, यानी जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, बाहरी दिखावा के लिए क्या करते हैं, वो ऐसा ड्रेस पहन लेते हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो बाहरी आडंबर है, वर्ण व्यवस्था है और जो कर्म कांड है, इसका विरोध किसने किया था, आपको याद रखना है, गुरु नानक जी हैं, और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर संवेदना के कवि कौन है। कौन नगर के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते थे, तो नगर के प्रति कौन हमेशा संवेदनशील रहते थे, तो आपको याद रखना है, बीरेन डगवाल। जो बीरेन डगवाल थे ना, ये नगर संवेदना के कवि हैं, आपको याद रखना, और नगर के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते थे, और ये इन्होंने एक वृक्ष की हत्या कविता भी लिखे। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है। तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, तो आपको याद रखना है, हिरोशिमा।
जो हिरोशिमा कविता है ना, ये दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक के पद हैं। अब आपको बताना है गुरु नानक के कैसे पद हैं। तो गुरु नानक जी लिखे हैं राम भक्तिमय गीत, ठीक है ना। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, कौन लिखे हैं? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा लिखे हैं, आपको याद रखना है गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी के पद कैसे हैं? तो आपको याद रखना है 69 नंबर, फिर से देख लीजिए, ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं। गुरु नानक के पद कैसे हैं? तो आपको याद रखना है राम भक्तिमय गीत है, इसे आपको याद रखना है। यानी गुरु नानक जी हैं वो राम नाम पे ज्यादा बल दिए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नगर संवेदना के कवि कौन है? बीरेन डगवाल। यार नगर संवेदना के कवि कौन है? गुणाकर, यहाँ पे कुंवर नारायण है, आपको याद नहीं। नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण। और यही एक वृक्ष की हत्या भी लिखे। कभी कभी हो जाता है यार, दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो रसखान द्वारा, रसखान बाबू किसमें ये सिद्ध थे, किसमें कृष्ण लीला का गान किए हैं? तो जो रसखान थे ये सवैया और छंद में, आपको याद रखना है। तो किसमें ये कृष्ण लीला का गान किए हैं? तो सवैया और छंद। तो इसमें सवैया खाली दिया है, तो सवैया पे हम लोग टिक करेंगे। सवैया और छंद में कृष्ण लीला का गान किए हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो रसखान किस में सिद्ध थे? सवैया और छंद में। तो ये सवैया और छंद में क्या किए हैं? कृष्ण लीला का गान किए हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कवि प्रेमघर द्वारा अधिकांश काव्य की रचना किस भाषा में किया गया है? तो प्रेम घन, जो प्रेम घन है ना, ये किस भाषा में लिखे हैं, आपको याद रखना है। तो जो कवि जो प्रेम घन है, एक है बाबू आपको याद रखना है घानानंद, और दूसरे हैं आपको याद रखना है प्रेमघन। तो प्रेमघन जो है आपको याद रखना है, ये अधिकांश रचना किस भाषा में किए हैं? तो ये ब्रज भाषा और अवधी में किए हैं, इसे आपको याद रखना है। किस भाषा में किए हैं? तो ये ब्रज भाषा और अवधी में किए हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? वो कौन है जो हमेशा अस्पताल की विरोध करती थी? तो आपको याद है मंगू की जो माँ थी वो हमेशा अस्पताल का विरोध करती थी, और अस्पताल को क्या बोलती थी? तो आपको याद ना, हॉस्पिटल को बोलती थी वो गौशाला, ठीक है ना। लेकिन गांव की एक लड़की थी कुसुम, जो हॉस्पिटल में गई, वो भी पागल हो गई थी, और हॉस्पिटल में गई और ठीक होके आ गई। तो माँ को भी लगा कि मेरी भी बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती होगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो माँ ने, आपको याद ने, जीवन में पहली बार हॉस्पिटल का विरोध नहीं किया, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई? तो जो माँ है बाबू, वो हॉस्पिटल से कब लौट के आई थी, आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल से लौट के आई थी? तो आपको याद रखना है 11:15 बजे। 11:15 यानी 10 बज के, आपको याद रखना है 45 मिनट। ये दो ऑप्शन देता है, 10:45 या 11:15 बजे ये लौट के आई थी, ये आप लोग याद रखिए। 10:45, जिसे हम लोग 11:15 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में बाबू जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो आपको याद रखना है रंगपा। जो रंगपा था ना, ये गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति थे, और मंगमा से कर्ज कौन मांगता था? तो मंगमा से कर्ज रंगपा मांगता था, इसे आपको याद रखना है। सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो सतकोड़ी होता ये उड़िया भाषा के क्या थे? उड़ीसा के थे ना, तो ये उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार थे, आपको याद रखना है। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था, आपको बताना है। तो देवी नदी के बांध के नीचे बाबू किसका घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे आपको याद रखना है लक्ष्मी का घर था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो माँ की टोटल 4 संतानें थी, एगो मंगू, एगो कमू और उसके 2 भाई, यानी टोटल 4। अगर मंगू के अलावा, मंगू को छांट दिया जाए, तो माँ की कितनी संतानें? तो माँ की आपको याद रखना है 3 संतानें थी। यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? अब आपको बताना है इसमें से वो कौन है जो सीता को रसमलाई भेजी थी। तो सीता को रसमलाई किसने भेजा था? तो आपको याद रखना है नारायण की पत्नी, ठीक है ना। नारायण की पत्नी आपको याद रखना है, सीता को रसमलाई भेजी थी, आपको याद रखना है नारायण की पत्नी कौन थी?
नारायण की यहाँ पे पत्नी का नाम बताना है, ठीक है ना। तो नारायण की जो पत्नी थी वो कौन थी बाबू, आपको याद रखना है भांवरी। जो भांवरी है ना, ये आपको याद रखना है, नारायण की पत्नी जो भांवरी है ये सीता को रसमलाई भेजी थी। और फिर क्वेश्चन आता है, किसने कहा कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है? तो बिज्जू की पत्नी जो पुष्पा थी वो बोलती है अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने रसमलाई भेजा। तो आपको याद रखना है भांवरी ने रसमलाई भेजा। तो पुष्पा क्या बोलती है कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भांवरी ने रसमलाई भेजा, ठीक है ना। र से रसमलाई और भावरी में भी क्या है, र है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, र से रसमलाई और भावरी में भी क्या है बाबू, र है। तो रसमलाई किसने भेजा, भावरी ने भेजा। और किसने कहा कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, तो पुष्पा ने बोला। इसे आपको याद रखना है। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो सीता के बड़का लड़का का नाम क्या था, कैलाश था। इसे आप लोग याद रखना है। और कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? तो सुजाता कौन है बाबू, एस रंगराजन जो नगर कहानी के लेखक हैं, इनकी कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? तो ये आपको याद रखना है 25 से अधिक। 25 से अधिक जो कृतियां हैं इनके द्वारा लिखा गया है वो प्रकाशित हो चुकी है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्ध एंड हिज धम्मा किसने लिखा है बाबू? तो आपको याद रखना है ये भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, बुद्ध एंड हिज धम्मा। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल बाबू सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे, किरानी थे। इसे आपको याद रखना है, क्या थे, किरानी। ये आप लोग याद रखिएगा। यहां पे 100 क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। कल दिन में 1 बजे संस्कृत का सब्जेक्टिव पढ़ाए थे, शाम में सोशल साइंस पढ़ाए थे, ठीक है ना। और अभी ये हिंदी पढ़ाए हैं। ये तीनों का पीडीएफ जस्ट हम आपको अभी भेजते हैं। और जो भी बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं वो क्या करेंगे बाबू, शाम को एक बार मैसेज कर देंगे। अगर आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे, देखिए ग्रुप में तभी जुड़िए जब आपको क्लास करना है। क्लास करना है तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप लोग नहीं भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे तो टेलीग्राम है बाबू। टेलीग्राम में कितना आदमी जुड़ सकता है? तो टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बना लीजिए, लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक कर दीजिए, जुड़ जाइए, ये भी हो जाएगा। लड़का लड़की सबके लिए है टेलीग्राम, उसमें किसी का भी नंबर नहीं दिखाई देता, यही एक फायदा है, कोई आप पे मैसेज भी नहीं करेगा। तो टेलीग्राम में आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका पीडीएफ हम आपको भेज देते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ हम आपको भेजेंगे, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चन, और आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और अभी जस्ट इसका पीडीएफ हम आपको भेजेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। यहां पे लिख देते हैं पीडीएफ, पीडीएफ यानी पैनल पीडीएफ। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।